नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था और उत्पादन संबंध के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जटिल या नगरीय समाजों की अर्थव्यवस्था। इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं सरल और ग्रामीण समाजों की अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था में तकनीकी ज्ञान और स्तर बहुत निम्न होता है। भविष्य के लिए वे बचा कर नहीं रखते। वहाँ पर मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रचलन नहीं होता। उत्पादन और वितरण की तुलना में विनिमय पर कम बल दिया जाता है। उत्पादन के दौरान धार्मिक और जादुई क्रियाएं की जाती हैं। इनमें आविष्कार और नवाचार और परिवर्तन कम पाया जाता है। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार की संपत्ति इन लोगों में देखने को मिलती है। और आदिम अर्थव्यवस्था में उपहार का विशेष महत्व होता है। और आदिम या सरल समाजों की अर्थव्यवस्था प्रारंभिक और सरल प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं नगरीय या जटिल समाजों की अर्थव्यवस्था के बारे में। नगरीय या जटिल समाजों की अर्थव्यवस्था में हमें कुछ आर्थिक संस्थाएं देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं हम संपत्ति की। संपत्ति प्राचीन और आधुनिक सभी युगों में एक प्रमुख आर्थिक संस्था रही है। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का प्रमुख स्वरूप थी। रोम में संपत्ति एक वैध संस्था थी। संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में भी सभी समाजों में प्रथाएं और कानून पाए जाते हैं। संपत्ति वैयक्तिक और अवैयक्तिक, भौतिक तथा अभौतिक, चल तथा अचल हो सकती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संपत्ति के व्यक्तिगत अधिकारों पर तो समाजवादी व्यवस्था में संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व के अधिकारों पर जोर दिया जाता है। दूसरा है द्रव्य एवं साख। द्रव्य और साख का प्रचलन रोमन काल से ही होता रहा है। मध्य युग के अंत तक मुद्रा का प्रचलन बड़ा सीमित था और ब्याज लेने की मनाही थी। साख का प्रचलन आधुनिक युग की देन है। प्रारंभ में वस्तु विनिमय ही प्रचलित था, लेकिन आज प्रत्येक वस्तु का लेन देन मुद्रा में होने लगा है। सभी देशों में धातु और कागज की मुद्रा का प्रचलन पाया जाता है। व्यापार का अधिकांश कार्य आज साख के द्वारा किया जाने लगा है। यदि सारा व्यापार धातु की मुद्रा में ही किया जाए तो एक समस्या पैदा हो जाएगी। साख के कारण ही विशाल और विस्तृत मात्रा में विश्व व्यापार संभव हुआ है। बैंक द्रव्य एवं साख की व्यवस्था करने वाली प्रमुख संस्था होती है। तीसरा है फैक्ट्री प्रणाली। औद्योगिक क्रांति से पहले उत्पादन छोटे पैमाने पर होता था। उद्योगों में जड़ शक्ति जैसे पेट्रोल, कोयला, बिजली, अणुशक्ति और मशीनों के प्रयोग ने भीमकाय कारखानों को जन्म दिया और उत्पादन विशाल पैमाने पर होने लगा। आज मानव का स्थान मशीनों ने ले लिया है और उत्पादन कम समय में अधिक मात्रा में होने लगा है। आज हमारे उद्योग विशाल उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं और ये प्रमुख आर्थिक संस्था बन गए हैं। एक और आर्थिक संस्था है निगम। बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए अधिक धन चाहिए, जिसे एक अकेला व्यक्ति जुटाने में असमर्थ होता है। इसलिए बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के निगम, कंपनियों और संगठनों की स्थापना की जाती है। एक कंपनी अपने अधीन कई कंपनियों की देखरेख और नियंत्रण करती है। वही श्रम की नीति, आय का वितरण, वस्तु की कीमत तय करती है। अपने अधीन काम करने वाली कंपनियों के लिए बड़ी कंपनी इंजीनियर आदि की व्यवस्था भी करती है और वस्तु के सस्ते उत्पादन में सहयोग देती है। एक और है मजदूरी प्रणाली। औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूरी प्रणाली एक सुदृढ़ व्यवस्था बन गई है। इसने मजदूर और मालिकों के बीच एक खाई भी पैदा कर दी है और श्रम और पूंजी में संघर्ष उत्पन्न हो गया है। मजदूरी प्रणाली दो प्रकार की पाई जाती है, जितना काम उतना दाम सिद्धांत के आधार पर और दूसरा समय के आधार पर। प्रत्येक कारखाने में सुविधा के अनुसार इनमें से कोई भी एक प्रणाली अपना ली जाती है। एक और आर्थिक संस्था जो होती है वह है मजदूर संघ और मालिक संघ। आधुनिक मजदूरी प्रणाली में मालिक और मजदूरों के हित आपस में टकराने लगते हैं, तो दोनों ने अपने अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन बना लिए हैं। मजदूर अपने श्रम का
अधिकाधिक मजदूरी चाहता है, काम के घंटे तय करवाने, बोनस, भत्ता, आवास, नल, बिजली और छुट्टियों की सुविधाएं पाने के लिए वे अपने श्रमिक संघों के माध्यम से मालिकों से संघर्ष करते हैं। मालिक कम मजदूरी देकर अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, इसलिए वे भी अपना संगठन बनाते हैं। इस प्रकार मजदूर संघ और मालिक संघ आज की प्रमुख आर्थिक संस्थाएं बन गए हैं। एक और आर्थिक संस्था है ठेका। आधुनिक युग में कई कार्य जैसे सड़क निर्माण, पुल निर्माण, भवन का निर्माण ठेके पर होने लगे हैं। ठेके से संबंधित भी कई प्रथाएं और कानून बने हैं। कानूनों का उल्लंघन करने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है। ठेके के कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। व्यापार में अनेक कार्य आज ठेके के आधार पर होते हैं। फिर है प्रतियोगिता। आज के युग में खरीदार और विक्रेता, निर्माताओं में प्रतियोगिता पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यह एक प्रमुख विशेषता है। समाजवादी व्यवस्था में भी उपयोगिता पाई जाती है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह घलाकाट प्रतियोगिता यहाँ नहीं होती। प्रतियोगिता से लाभ और हानि दोनों ही होते हैं। अब बात करते हैं एकाधिकार की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार भी एक प्रमुख संस्था है। मध्य युग में बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदने और एकत्रित करके रखने पर रोक थी। औद्योगिकरण ने एकाधिकार को विकसित किया है। एकाधिकार में कोई भी व्यक्ति, कंपनी या समूह किसी भी वस्तु के उत्पादन और व्यापार में एकाधिकार स्थापित कर लेता है और वस्तु को मनमाने भाव पर बेचता है। इससे एकाधिकार करने वालों को तो लाभ होता है, लेकिन खरीदार को हानि उठानी पड़ती है। समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति के एकाधिकार को समाप्त कर सरकार का एकाधिकार कायम किया जाता है। सहयोग भी एक आवश्यक तत्व है। वर्तमान युग में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए मालिक और मजदूर, क्रेता और विक्रेता में सहयोग बहुत जरूरी है। क्रेता और विक्रेता के बीच दलालों को समाप्त करने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। अनेक क्षेत्रों में उत्पादन का कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाने लगा है। सहकारी समितियां उपभोक्ताओं को उचित दामों पर वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं और लाभ का बंटवारा समान रूप से अंशधारियों में करती है। फिर है विशेषीकरण। विशेषीकरण भी आज की अर्थव्यवस्था की प्रमुख संस्था है। तकनीकी उन्नति के साथ साथ आर्थिक कार्यों में विशेषीकरण बढ़ता जा रहा है। विशेषीकरण में एक व्यक्ति किसी एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है। इसमें कार्य तीव्र गति से और दक्षतापूर्ण होता है, लेकिन पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाती है। आज हमारी अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में विशेषीकरण देखने को मिलता है। श्रम विभाजन भी वर्तमान समाज या जटिल समाजों की आर्थिक व्यवस्था का एक मुख्य तत्व है। कार्य को शीघ्र संपन्न करने के लिए कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग इकाइयों और व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिसे श्रम विभाजन कहते हैं। फैक्ट्री प्रणाली में श्रम विभाजन के बिना उत्पादन कार्य संभव नहीं होता। फिर है वितरण प्रणाली। उत्पन्न वस्तुओं या उत्पादित वस्तुओं का वितरण किस प्रकार से हो, इस संबंध में भी प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में कुछ प्रथाएं और नियम पाए जाते हैं। फैक्ट्री प्रणाली में एक स्थान पर उत्पादन होता है, इसलिए उसके उचित वितरण की व्यवस्था भी बहुत आवश्यक हो जाती है। बाजार और विनिमय भी वर्तमान अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। बाजार वह स्थान है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। वस्तुओं के भाव तय होते हैं और पैसों का लेन देन होता है। बाजार स्थायी, अस्थायी, सामान्य और विशिष्ट तथा छोटे बड़े अनेक प्रकार के हो सकते हैं। बाजार में वस्तुओं का विनिमय वस्तु के बदले या मुद्रा के बदले हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में यह कार्य साख, बैंक और मुद्रा के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था के विकास की। अर्थव्यवस्था जैसी हमें आज नज़र आती है, एकदम वो वैसी नहीं थी। अर्थव्यवस्था का विकास धीरे धीरे विभिन्न चरणों में हुआ है। अर्थव्यवस्था के विकास को विभिन्न विद्वानों ने
4 चरणों में विभाजित करके बताया है कि इन 4 चरणों से गुजरते हुए जो आज हमें अर्थव्यवस्था नज़र आ रही है वह इस स्तर तक पहुंची है। इसके अंतर्गत सबसे पहला चरण आता है भोजन एकत्रित करने और शिकार करने की अवस्था। आर्थिक व्यवस्थाओं के विकास का यह पहला चरण था, जब मानव भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता फिरता था। वह शिकार करके या कंदमूल फल एकत्रित करके अपना जीवन यापन करता था। उस समय संपत्ति, व्यापार, विनिमय और वितरण से संबंधित कोई भी आर्थिक उपसंस्थाएं नहीं हुआ करती थी। मानव अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए संकलन करता था, व्यापार या विनिमय के लिए नहीं। दूसरी अवस्था आती है चरागाह अवस्था। इस अवस्था में मानव ने पशुओं को मारने की बजाय उनको पालना शुरू किया। पशु और चरागाह भूमि को संपत्ति समझा जाने लगा। इस समय पशु निजी संपत्ति और भूमि सार्वजनिक संपत्ति समझी जाती थी। संपत्ति के अलावा दूसरे आर्थिक उपसंस्थाएं अब तक अस्तित्व में नहीं आई थी। तीसरी अवस्था थी कृषि अवस्था। इस अवस्था में मानव ने कृषि का कार्य आरंभ किया। अब भूमि, पशु और कृषि यंत्रों को संपत्ति माना जाने लगा। निजी और सामूहिक संपत्ति की अवधारणा का विकास हुआ। मानव निजी संपत्ति को अपने पुत्रों और परिवारजनों में हस्तांतरित भी करने लगा। वस्तु विनिमय का प्रचलन यहाँ पर शुरू हो गया। कृषि में जमींदारी प्रथा विकसित हुई। धीरे धीरे मुद्रा का प्रचलन बढ़ने लगा। आयु और लिंग के आधार पर श्रम विभाजन भी पनपने लगा। सीमित मात्रा में व्यापार होने लगा और बाजारों की स्थापना शुरू हुई। चौथी अवस्था आई औद्योगिक अवस्था। नवीन आविष्कारों और मशीनों के प्रयोग से उद्योगों की स्थापना होने लगी। उद्योगों में अधिक मात्रा में और तीव्र गति से उत्पादन होने लगा। कारखानों में कच्चे माल को पहुंचाने और बने हुए माल को बाजारों तक पहुंचाने के लिए नवीन यातायात के साधनों का विकास हुआ। नवीन संचार व्यवस्था ने व्यापार को और भी सरल बना दिया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। बैंक एवं साख, ठेका प्रणाली, श्रम विभाजन और विशेषीकरण बढ़ने लगा। अनेक श्रम समस्याओं ने भी जन्म लिया, जिन्हें हल करने के लिए मजदूर संगठन बने। वितरण और विनिमय की नई व्यवस्थाएं पैदा हुई। मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। नवीन आर्थिक परिस्थितियों ने कई वादों को जन्म दिया, जैसे पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और समाजवाद। इस प्रकार आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था ने अनेक जटिल आर्थिक संस्थाओं को जन्म दिया है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर बात करेंगे हम अगले वीडियो में।